हेलो स्टूडेंट्स, लियो करियर ज्योग्राफी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जियोमॉर्फोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था पृथ्वी और उसकी उत्पत्ति। तो चलिए एक बार फिर से हम इसके मेन पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं। पृथ्वी के बारे में हमने पढ़ा था कि यह परिभ्रमण पथ और दीर्घवृत्तीय पथ के कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी में परिवर्तन होता है, जिससे दो प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे उपसौर की स्थिति कहते हैं। और उपसौर मीन्स पेरिहेलियन, जो कि 3 जनवरी को घटित होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में 3 जनवरी ठंड का समय होता है, जिसके कारण ठंड में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कम हो जाती है। इस समय क्या होता है कि सूर्य जो है पृथ्वी से के काफ़ी नज़दीक आ जाता है, जिससे उसकी किरणें ज़्यादा पड़ती हैं। और ठंड का महीना होने के कारण जितनी हमें ठंडी लगनी चाहिए उससे 7% कम ठंडी लगती है। और अपसौर की स्थिति या अपहेलियन की स्थिति 4 जुलाई की होती है, जो कि 4 जुलाई उत्तरी गोलार्ध के लिए गर्मी का महीना होता है। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी बढ़ जाती है। इस समय क्या होता है, दूरी बढ़ने के कारण सूर्य की किरणें दूर से पड़ती हैं और कम पड़ती हैं, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी जितनी लगनी चाहिए उससे 7% कम गर्मी लगती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध के लोग अधिक ठंडी और अधिक गर्मी से भी बढ़ जाते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध के लोग इसकी विपरीत स्थिति से गुजरते हैं। जैसे उसमें क्या होता है कि वो लोग अधिक गर्मी भी झेलते हैं और अधिक ठंडी भी झेलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और दीर्घवृत्तीय पथ के कारण सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की 4 स्थितियां होती हैं, जिसमें 2 आयानांत और 2 इक्विनॉक्स होते हैं। आयानांत में कर्क संक्रांति या ग्रीष्म आयानांत की स्थिति 21 जून को होती है। इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण रातें छोटी होती हैं और दिन बड़ा होता है। जबकि मकर संक्रांति या शीत आयानांत की स्थिति 22 दिसंबर को होती है। इस समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत रूप से चमकती हैं, जिससे मकर रेखा पर इस दिन सूर्य की किरणें लंबवत होने के कारण दिन की अवधि लंबी हो जाती है, रात सबसे छोटी होती है। इसी तरह से विषुव या इक्विनॉक्स की स्थिति साल में 2 बार आती है, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर 2 बार लंबवत रूप से चमकती है। ये 2 दिन हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, जिस समय सूर्य की किरणें लंबवत होने के कारण पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। आगे हमने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित जो सिद्धांत दिया गया है उस सिद्धांतों को देखे थे, जिसमें द्वैतवादी और अद्वैतवादी सिद्धांतों को देखे थे। जिसमें अद्वैतवादी या मोनिस्टिक थ्योरी में जो संकल्पना है, इस संकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति किसी एक वस्तु से मानी गई है। इसके मुख्य ज्ञाता हैं इमैनुअल कांट और लाप्लास। और दूसरी जो संकल्पना दी गई थी द्वैतवादी या ड्वेलिस्टिक थ्योरी, जिसमें पृथ्वी और उसके ग्रहों का निर्माण जो बताया गया है वो 2 तारे से बताया गया है। इसमें जॉर्ज लैमेत्रे का बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमने भूवैज्ञानिक समय मापनी का अध्ययन किया था, जिससे भूगर्भिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हमने एरा, इपोक, पीरियड्स और टाइम का अध्ययन किया था, जिसमें देखा था कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को किस प्रकार से बड़े विभागों, फिर उपविभागों, फिर उससे सबसे छोटे विभागों में बांटकर अध्ययन किया गया है। और इसमें जो मेन बातें बताई गई हैं पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित, किस प्रकार से पृथ्वी का विकास, पृथ्वी पर जीवों का विकास, पेड़ पौधों का विकास, नदी, सागर, झील का उद्भव किस तरह से हुआ है, किन किन कालों में, इसका अध्ययन विस्तृत रूप से हमने किया था। मुख्य बातें थी आर्कियन काल में पृथ्वी वायव्य अवस्था से तरल अवस्था में आ गई। कैम्ब्रियन काल में ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हुई। कार्बोनिफेरस काल में कोयले का निर्माण हुआ और पैंजिया का विभंजन हुआ। और मोड़दार पर्वतों का निर्माण मायोसीन काल में हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है प्लीस्टोसीन काल, जिसे हिमयुग का काल भी कहते हैं। इस समय संपूर्ण पृथ्वी का 30% धरातलीय भाग हिम के आवरण से घिर गया था, जिसमें 4 हिमयुगों का आगमन हुआ था, गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म। और इन चारों हिमकाल के बीच में जो समय था उस समय अंतर हिमयुग का काल था, जब
हिम के का आवरण जम जाने के बाद अंतर हिमयुग काल उसे कहते हैं जब हिम का आवरण पिघलने लगता है, तो उसे अंतर हिमयुग काल कहते हैं। अमेरिका को इसी हिमयुग काल और अंतर हिमयुग काल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिमयुग कालों को नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइंग, विस्कॉन्सिन से जाना जाता है और अंतर हिमयुग काल को आफ्टोनियन, यारमात, सांगमन और पोस्ट ग्लेशिएशन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह सबसे रीसेंट जो अभी का काल माना जा रहा है उसे होलोसिन पीरियड कहते हैं, जिसका आगमन 10,000 वर्ष पूर्व हुआ। इस समय सभ्यताओं की शुरुआत हो चुकी थी। ये था हमारी पृथ्वी और उसके संदर्भ में उत्पत्ति के संबंध में रिवीजन। आइए आज के क्लास में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन को जानते हैं। आंतरिक संरचना मीन्स गोल पृथ्वी के अंदर के भाग का स्ट्रक्चर कैसा है, संरचना किन चट्टानों से हुई है या फिर उनका संगठन कैसा है, इसका अध्ययन आज की क्लास में हम करेंगे। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी से संबंधित इसमें प्राकृतिक अप्राकृतिक स्रोतों के बारे में हम जानेंगे और इसके बाद पृथ्वी की संरचना से संबंधित भूकंपीय तरंगों को जानेंगे। पृथ्वी की संरचना में इन तरंगों का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तरंगों का क्या योगदान है, तरंगों का संचलन किस प्रकार से होता है, उनका वेग और दिशा कैसी है, इसका अध्ययन हम करेंगे। इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है और किन किन परतों में बांटा गया है, इसका विस्तृत रूप से हम जानेंगे। और लास्ट में पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उससे संबंधित असंबद्धताएं या डिसकंटिन्यूटीज किस प्रकार की है, इसका अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित स्रोतों के बारे में। स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है: अप्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। अप्राकृतिक स्रोत में घनत्व, दाब और तापमान महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी तथा भूकंप महत्वपूर्ण है। और तीसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो विद्वानों के द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं, जिनका अध्ययन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। पृथ्वी की संरचना से संबंधित अप्राकृतिक स्रोत में पहला है घनत्व। घनत्व का अध्ययन सर्वप्रथम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर केवेंडिश महोदय ने 1798 में किया था और उन्होंने उपग्रह संबंधी अध्ययन के अनुसार पृथ्वी के औसत घनत्व 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंका था, जिसमें धरातलीय भाग का घनत्व 2.623.3 ग्राम पर सेंटीग्राम आंका गया और केंद्र की ओर बढ़ते घनत्व को आंका गया, जिसमें केंद्र में बिल्कुल सेंटर में जो घनत्व आंका गया वो था 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार प्रमाण मिलता है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाने पर घनत्व बढ़ता है। अप्राकृतिक स्रोत में दबाव या प्रेशर भी मुख्य भूमिका निभाता है। इसमें बढ़ते घनत्व के कारण भार बढ़ता है और भार से दबाव में वृद्धि होती है। इससे स्पष्ट होता है कि अंतरतम का घनत्व अधिक दबाव के कारण है। इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अगर किसी डब्बे में हम किसी वस्तु को डालते हैं, उसमें और उसमें दबाव में वृद्धि करते जाते हैं, दबाव देते जाते हैं, भार डालते जाते हैं, उसमें जितना भार डालेंगे उसमें दबाव में भी वृद्धि होगी। इसी तरह पृथ्वी के अंतरतम में दबाव के कारण भार भी बढ़ता है, भार के कारण दबाव बढ़ता है और दबाव की भी एक सीमा होती है और वो दबाव जितना भी दिया जाए एक सीमा के बाद उसके दबाव में वृद्धि रुक जाती है और घनत्व स्थिर हो जाता है और ठोस स्थिति में आ जाता है, उसकी तरलता कम हो जाती है। आधुनिक प्रमाण के आधार पर प्रमाणित किया गया है कि प्रत्येक चट्टान की एक सीमा होती है जिसके आगे उसका घनत्व नहीं बढ़ सकता है, चाहे दबाव कितना भी अधिक क्यों ना दिया जाए। इस प्रकार दबाव पृथ्वी के अंदर द्रवणांक बिंदु को ऊंचा कर देता है, अतः पृथ्वी का अंतर्तल तरल नहीं बल्कि ठोस है। अब हम देखेंगे कि तापमान की क्या भूमिका है अप्राकृतिक स्रोत में। जनरली हम जानते हैं कि दबाव बढ़ने से और दबाव और घनत्व बढ़ने से उसके तापमान में भी वृद्धि होती है।
इसी तरह से पृथ्वी की गहराई में जाने पर प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, लेकिन 8 से 10 किलोमीटर की गहराई में जाने पर तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि कोई भी तत्व ठोस अवस्था में नहीं रह जाएगा, वह तरल में आ जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये जो तापमान में वृद्धि का दर है वो अलग अलग भागों में गहराई के अनुसार अलग अलग है। जैसे कि 10 किलोमीटर की गहराई तक तापमान वृद्धि की जो दर है वो 1 डिग्री प्रति 32 मीटर है, तथा 10 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक तापमान वृद्धि का दर 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर है, और 100 से 300 किलोमीटर तक तापमान वृद्धि का दर प्रति 1000 मीटर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 300 से 400 किलोमीटर के बाद तापमान में वृद्धि का दर प्रति 1000 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक तापमान वृद्धि की दर है वो काफ़ी अधिक है। उसके बाद 300-400 किलोमीटर और उसके बाद अंतरतम की ओर तापमान में वृद्धि की दर में कमी आई है, जिस प्रकार से दबाव में भी देखा गया है। अंतरतम की ओर दबाव और भार में जितनी भी वृद्धि की जाए, एक सीमा के बाद उसका घनत्व बढ़ना बंद हो जाता है और वह तरल ना होकर के ठोस अवस्था में आ जाती है। ये था हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी से संबंधित अप्राकृतिक स्रोत से संबंधित तथ्य। अब हम प्राकृतिक स्रोत की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी और भूकंप महत्वपूर्ण है। ज्वालामुखी और भूकंप जो है धरातल के आंतरिक भाग से उनका उद्भव होता है। जैसे ज्वालामुखी का उद्भव किसी पृथ्वी के अंदर किसी वीक जोन या संक्रमण मंडल से ऊपरी भाग में जो राख और धूल कण और गैसियस पदार्थ जो बाहर निकलते हैं, उससे हम देखकर उसका स्टडी करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन से तत्व, क्या खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। और भूकंप जिसे सिस्मोग्राफ के द्वारा उसकी तीव्रता को अंकित किया जाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें रिक्टर पैमाने पर भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर पता लगाया जाता है कि किस प्रकार की तरंगें भूकंप को उत्पन्न करती हैं और तरंगों का संचलन आंतरिक संरचना में किस प्रकार से होता है। भूकंप तथा ज्वालामुखी का डिटेल अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे, इसे अलग टॉपिक अलग अध्याय के साथ करेंगे। तीसरा जो स्रोत है वो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, जिसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आइए अब हम देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उससे संबंधित तरंगे। वर्तमान समय में आंतरिक संरचना को भूकंप विज्ञान के आधार पर बांटा गया है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण तरंगे हैं: प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय या लंबी तरंगे या लॉन्ग वेव जिसे कहते हैं। प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी वेव, इन्हें पी वेव कहते हैं और इसे पुश और पुल वेव भी कहते हैं। पुश और पुल वेव कहने का मतलब है कि इसमें अणुओं का जो कंपन होता है उसकी दिशा आगे पीछे होती है, इसलिए इन्हें पुल और पुश वेव कहते हैं। इनका संचरण जो ध्वनि तरंगों के समान होता है, इसलिए इसे प्राथमिक तरंग को ध्वनि तरंग भी कहते हैं। इसका वेग घनत्व और संपीड़नात्मकता मतलब कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़नात्मकता मीन्स कंप्रेसिबिलिटी पर निर्भर करता है। इस तरंग का संचरण जो है ठोस और तरल दोनों माध्यम में होता है। इसका वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड और गति 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्राथमिक तरंग का वेग घनत्व और संपीड़नात्मक पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि घनत्व जो पृथ्वी के धरातलीय सतह पर घनत्व कम होता है और संपीड़नात्मकता भी कम होती है। और इसके घनत्व में आंतरिक भाग में जाते जाते जैसे ही इसके घनत्व में परिवर्तन होता है, प्राथमिक तरंगों की गति और वेग में भी परिवर्तन होता है। और संपीड़न जोन जो होते हैं जहाँ पर घनत्व में परिवर्तन होता है उसका अध्ययन अलग प्रकार से किया गया है। उसे जो है असंबद्धता के तौर पर अलग प्रकार से अध्ययन किया गया है और इसे अलग नाम भी दिया गया है। इसकी जो गति होती है, प्राथमिक तरंगों की गति, इसमें ठोस पदार्थों में सर्वाधिक होती है और यह एस तरंग की तुलना, जो कि द्वितीयक तरंग है, उसकी तुलना में 1.7 गुना अधिक होती है।
दूसरा है द्वितीयक तरंग या अनुप्रस्थ तरंग, जिसे सेकेंडरी वेव या ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इसे द्वितीयक तरंग को प्रकाश तरंग या जल तरंग भी कहते हैं। इन तरंगों में अणुओं की गति जो है तरंग की दिशा के बिल्कुल समकोण होती है। इन्हें गौण तरंग भी कहते हैं। ये एस तरंगे जो है सिर्फ ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं, ये द्रव या तरल माध्यम में नहीं गुजरती हैं। इनका औसत वेग जो है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड और गति 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार हम पी तरंग और द्वितीयक तरंग सेकेंडरी वेव का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इससे पता चलता है कि जो प्राथमिक तरंग की गति है वो द्वितीयक तरंग की गति की तुलना में अधिक है। प्राथमिक तरंग की गति अधिक है और द्वितीयक तरंग की गति प्राथमिक की तुलना में कम है। और पी तथा एस तरंगों का धरातल तक पहुंचने का मार्ग जो है वो अवतल होता है। जब ये तरंगे चलती हैं धरातलीय भाग से और केंद्र की ओर जाती हैं तो इनका जो मार्ग होता है वो कनकेव या अवतल होता है। पी और एस तरंग में ऐसे भी क्षेत्र पाए गए हैं जहां तरंगों का अंकन नहीं हो पाता है, जिसमें सिस्मोग्राफ में जो अंकन होता है वो उसमें ये अंकन नहीं हो पाता है, जिसे शैडो ज़ोन कहते हैं। इसमें रिकॉर्ड जो तरंगों का रिकॉर्ड कर पाना मुश्किल हो जाता है, जिसे शैडो जोन या छाया क्षेत्र कहते हैं। अधिक केंद्र से 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री के मध्य दोनों तरंग पी और एस के लिए छाया क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि इस 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के मध्य तरंगों का रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। और इसमें पी और एस में देखा जाए तो बड़ा छाया क्षेत्र जो है वो एस का होता है। तीसरा तरंग है एल वेव या लॉन्ग वेव। इसे लंबी अवधि वाली तरंगे कहते हैं। इनका संचरण जो होता है धरातलीय के केवल ऊपरी भागों पर होता है। इसका मतलब धरातलीय के ऊपरी भाग मतलब धरातलीय के सिर्फ सरफेस लेवल पे होता है और इनका संचरण केंद्र की ओर नहीं होता है, जैसा कि प्राथमिक तरंग में देखा गया और द्वितीयक तरंग में देखा गया है। इसका संचरण केवल धरातलीय भागों में होता है और इनका भ्रमण पथ जो होता है वो उत्तल होता है। उत्तल मीन्स कनकेव। ये तरंगे जलीय माध्यम से भी होकर गुजर सकती हैं और आड़े तिरछे और जिगजैग धक्का मारती है। आड़े तिरछे मतलब इसे जो जिगजैग धक्का होता है उसके कारण सर्वाधिक क्षति होता है इसी वेव के कारण। ये रहा पृथ्वी की संरचना से संबंधित 3 प्रकार की तरंगे, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। और इसके अलावा भी जो इनके संरचना के आंतरिक भागों में जो घनत्व दबाव के कारण जो इनका संचरण है, तरंगों का संचरण, उसमें बाधा उत्पन्न होता है या फिर इनकी दिशा और गति में जो परिवर्तन होता है उससे उसका अध्ययन अलग प्रकार की तरंगों के नाम से किया गया है और अलग जिस जगह में किया गया है उस जगह के नाम पर इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। 1909 ईस्वी में जेफ्रीज ने यूगोस्लाविया की कल्पा घाटी में आए भूकंपों के आधार पर पी जी और एस जी तरंगों की खोज की। पी जी तरंग और एस जी, इसमें पी कैपिटल होगा और जी तरंग स्मॉल जी, और एस जी में कैपिटल एस और स्मॉल जी तरंग की खोज की गई है। और पी जी तरंग की गति जो है वो 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड और एस जी तरंग की गति जो है वो 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसी प्रकार से 1923 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में आए भूकंपों के माध्यम से ये कोनार्ड महोदय ने पी तरंग और जेफ्रीज महोदय ने पी स्टार तरंग और एस स्टार तरंग की खोज की है। ऑस्ट्रिया में आए भूकंप का अध्ययन किया गया जिसका अध्ययन कोनार्ड महोदय ने किया और पी स्टार नामक तरंग की खोज की। और इसी प्रकार जेफ्रीज महोदय ने जिस तरंग की खोज की उसे एस स्टार तरंग नाम दिया गया। ये जो पी स्टार और एस स्टार तरंग है ये पी जी तरंग और एस जी तरंग के बीच में पी स्टार तरंग का संचरण होता है और एस स्टार तरंग का संचरण एस तरंग और एस जी तरंग के बीच में होता है। अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के वर्गीकरण को देखेंगे। इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से आंतरिक संरचना को, उसके संगठन को किस प्रकार से बांटा गया है, तरंगों के अनुसार बांटा गया है या खनिज तत्वों के अनुसार
आंतरिक संरचना का जो पहला वर्गीकरण किया गया है वो भूकंप लहरों की गति और उनके भ्रमण पथ के आधार पर किया गया है। इस भूकंपीय लहरों की गति और उनके भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा गया है, जिसमें पहला है भूपर पट्टी या क्रस्ट, दूसरा है प्रवार या मेंटल, तीसरा केंद्र या कोर। पहला भूपर पट्टी क्रस्ट जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे ऊपरी या बाह्य परत होता है, जिसकी औसत मोटाई जो है वो 33 किलोमीटर, और यह महाद्वीपीय और महासागरीय भागों में अलग अलग है। जैसा कि आप लोग जानते हैं महाद्वीपीय भागों में पर्वत पठार और मैदान की स्थिति पाई जाती है, और महासागरीय भागों में पर्वत पठार मैदान पाए जाते हैं, लेकिन उसमें उसके ऊपर महासागरीय भाग के पर्वत पठार मैदान के ऊपर में जो पाया जाता है वो जलीय आवरण से घिरा हुआ है, और महाद्वीपीय भाग स्थलीय आवरण से घिरा है। तो महाद्वीपीय भाग में जो भूपर पट्टी की औसत मोटाई है वो 40 किलोमीटर, और महासागरीय भागों में 5 से 10 किलोमीटर मोटी क्रस्ट का लेयर पाया जाता है। सबसे ऊपरी भाग में परतदार चट्टान 4 किलोमीटर है। आप लोग जानते होंगे कि परतदार चट्टान जो है वो अवसादों या सेडिमेंट्स के निक्षेप से बना है, जो धरातलीय भाग के इसके बनावट में पृथ्वी की संरचना के बनावट में परतदार चट्टान का योगदान सिर्फ 5% होता है, जबकि इसका जो आवरण है धरातलीय भाग में आवरण, इसका 75% परतदार चट्टानों से ही निर्मित है। 25% जो है वो ग्रेनाइट और परिवर्तित उससे रूपांतरित चट्टान जो है आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। महाद्वीपीय भाग में ग्रेनाइट और महासागरीय भाग में बेसाल्ट चट्टानों की प्रमुखता पाई जाती है, और महाद्वीपीय भाग के निर्माण में सिलिका और एल्युमिनियम जैसे तत्वों की मात्रा पाई जाती है। इसी प्रकार महासागरीय भागों में मैग्नीशियम और सिलिकॉन की प्रधानता पाई जाती है। क्रस्ट का औसत घनत्व या डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है महाद्वीपीय भागों पर, और महासागरीय भागों पर सिलिका मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है, जिसका घनत्व 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका आयतन संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 0.5% और द्रव्यमान जो है संपूर्ण पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.2% है। अब हम भूपरपट्टी के संगठन को देखते हैं कि भूपरपट्टी का संगठन किन किन तत्वों या फिर किन किन खनिजों के मेल से हुआ है। इसमें प्रमुख तत्व जो है वो ऑक्सीजन, भूपरपट्टी पर ऑक्सीजन की प्रमुखता पाई जाती है जो 46.6% है। इसी प्रकार सिलिकॉन 27.7%, अल्मुनियम 8.1%, आयरन 5.0%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.1% पाया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की दूसरी जो परत है उसे प्रवार या मेंटल कहते हैं। प्रवार भूपरपट्टी से मोह असंबद्धता द्वारा अलग होती है। मोह असंबद्धता क्या है? मोह असंबद्धता मतलब भूपरपट्टी का जो ऊपरी भाग है, भूपरपट्टी का ऊपरी भाग, उसका जो मोटाई है 33 किलोमीटर एवरेज है, और 33 किलोमीटर से लेकर के जहाँ से प्रवार की शुरुआत होती है वो एक लाइन नहीं है, बिल्कुल दोनों का संक्रमण क्षेत्र है। प्रवार और भूपरपट्टी का जो संक्रमण क्षेत्र है उसे मोह असंबद्धता कहा गया है। इसका अध्ययन मोहरोविक नामक भूगर्भ शास्त्री ने किया था, इसलिए उसी के नाम पर मोह असंबद्धता रखा गया है। तो भूपरपट्टी से मोह असंबद्धता द्वारा प्रवार अलग होती है और इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है, और यह पृथ्वी के समस्त आयतन का 43% और द्रव्यमान का लगभग 68% भाग प्रवार में सम्मिलित है। इस प्रकार स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि भूपरपट्टी का जो आयतन है वो 0.5% और उसका द्रव्यमान 0.2% है, जो और प्रवार का आयतन 83% और द्रव्यमान 68%। ये प्रवार जो है भूपरपट्टी से काफ़ी अधिक आयतन और द्रव्यमान दोनों की दृष्टि से बड़ा है। प्रवार के ऊपरी भाग का घनत्व 3 to 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और निचले भाग का घनत्व 3.5 to 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है।
भूपरपट्टी की अपेक्षा अधिक घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित है। आंतरिक संरचना की जानकारी के संबंध में ही हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अप्रत्यक्ष जो स्रोत है उसमें घनत्व महत्वपूर्ण है। तो घनत्व जैसे जैसे अंदर की ओर जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा। इससे स्पष्ट पता चलता है कि प्रवार का घनत्व अधिक होगा भूपरपट्टी की अपेक्षा। प्रवार में मैग्नीशियम और लौह खनिजों की प्रधानता पाई जाती है। आप देख रहे हैं कि जो भूपरपट्टी में सिलिका और एल्युमिनियम जैसे हल्के तत्व पाए गए हैं और प्रवार में जो मैग्नीशियम और खनिज लौह खनिजों की प्रधानता पाई जा रही है। लौह खनिज जो कि भारी और अधिक घनत्व वाला है वो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में अंदर की ओर जाने पर घनत्व बढ़ता जा रहा है और लौह खनिज जिसकी घनत्व अधिक है उसका वो विद्यमान है। अब हम प्रवार का संगठन भी देख लें। प्रवार का जो संगठन है वो कई खनिजों और तत्वों से मिलकर बना है जिसमें ऑक्सीजन की प्रधानता पाई जाती है। ऑक्सीजन जो भूपरपट्टी में भी अधिक मात्रा में पाया जा रहा था 46%, और इसमें जो प्रवार में ऑक्सीजन की मात्रा है वो 44.0% है। और सिलिकॉन 23%, मैग्नीशियम 19%, आयरन 9.9%, कैल्शियम 1.7%, अमोनियम 1.6%, सोडियम 0.8%, क्रोमियम 0.4%, मैग्नीज 0.3% पाया जाता है। प्रवार में 200 किलोमीटर की गहराई पर दुर्बलता मंडल जिसे एस्थेनोस्फेयर भी कहते हैं पाया जाता है। इसे निम्न वेग का मंडल या लो वेलोसिटी जोन कहते हैं। इसे प्लास्टिक जोन भी कहा जाता है। ये 2 किलोमीटर की गहराई है। इसमें दुर्बलता मंडल मीन्स कि यहाँ पे प्लास्टिक स्टेज चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। डेंसिटी और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसका जो इसमें जो तत्व है वो ठोस अवस्था में ना होकर तरल और चिपचिपे रूप में पाए जाते हैं, जिसे एस्थेनोस्फेयर कहा गया है या लो वेलोसिटी जोन या प्लास्टिक जोन कहते हैं। इस जोन में पी तथा एस तरंगों की गति भी कम हो जाती है। आंतरिक संरचना की तीसरी परत है केंद्र या कोर, जिसे पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कहते हैं। इसे बैरिस्फेयर भी कहा जाता है। यह निकेल तथा फेरस जैसे भारी तत्वों से मिलकर बना है। कोर को 2 भागों में बांटा गया है, अपर कोर या ऊपरी कोर, लोअर कोर या निचला कोर। ऊपरी कोर का जो गहराई है वो 29 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर और लोअर कोर का गहराई 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक है और इसका घनत्व है 11 से लेकर 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसके केंद्र में संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 16% और द्रव्यमान संपूर्ण पृथ्वी के द्रव्यमान का 32% पाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये था पृथ्वी के आंतरिक संरचना के तीनों परतों का अध्ययन। अब हम देख लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उससे संबंधित असंबद्धता, जो डेंसिटी, तापमान और प्रेशर में चेंज के कारण इन तरंगों का जो गति और वेग में परिवर्तन होता है, तो उसमें क्या क्या असंबद्धताएं पाई जाती हैं या कौन सी डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती हैं, इसे इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, आउटर मेंटल और इनर आउटर कोर और इनर कोर, जिसमें असंबद्धताएं पाई गई हैं। सबसे पहला है क्रस्ट और मेंटल। क्रस्ट और मेंटल के बीच जो असंबद्धता पाई गई है उसे मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहो असंबद्धता कहते हैं। दूसरा है कोर और मेंटल के बीच की असंबद्धता। कोर और मेंटल के बीच जो असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी पाई गई है उसे गुटेनबर्ग कहा गया है। इन तीनों मुख्य परतों के बीच भी जो असंबद्धता या वेग में परिवर्तन हुआ है उसे भी असंबद्धता से निर्धारित किया गया है। तो इसमें जो क्रस्ट में जो असंबद्धता पाई जाती है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनार्ड असंबद्धता, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच रेप्टी असंबद्धता या रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, आउटर कोर इनर कोर के बीच में लेहमान डिसकंटिन्यूटी या लेहमान असंबद्धता पाई जाती है।
स्टूडेंट्स, ये था भूकंपीय लहरों की गति और उनके भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण, जिसमें भूपर्पटी, प्रवार और केंद्र अलग अलग बांटकर हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार दी गई है। स्वेस महोदय जो ऑस्ट्रियन भूवैज्ञानिक हैं, पृथ्वी की संरचना को 3 परतों में बांटा है, सियाल, सीमा और निफे। स्वेस महोदय का जो अध्ययन है वो इसमें उपस्थित परतों में उपस्थित तत्वों के आधार पर है। सियाल मीन्स SI, सिलिकॉन और Al अल्मुनियम। सियाल की उपस्थिति परतदार चट्टानों के नीचे पाई जाती है। इसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। सियाल का घनत्व 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और औसत गहराई जो है वो 50 से लेकर 300 किलोमीटर है। दूसरी परत है सीमा। सीमा मीन्स SI, सिलिकॉन और Ma मैग्नीशियम, जो भारी चट्टानों की एक मोटी परत है। सियाल के नीचे बेसाल चट्टानों से निर्मित क्षेत्र होते हैं। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। इसका औसत गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर है। औसत घनत्व 2.9 to 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तीसरी परत है नीफे, NiFe। Ni मीन्स निकेल और Fe मीन्स फेरस, जो कि घने और भारी पदार्थों से निर्मित है। इसकी रचना निकेल तथा फेरस से हुई है। इसकी गहराई 6880 किलोमीटर तक मानी गई है। अंतरतम या नीफे में फेरस या लोहे की अधिकता से पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का पता चलता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित संगठन और उनकी संरचना किस प्रकार हुई है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में किस प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं और तरंगों का क्या मूवमेंट होता है। अगले क्लास में हम देखेंगे आंतरिक संरचना की ऊपरी परत, जिसे हम क्रस्ट या भूपर्पट्टी कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।